हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा अनुच्छेद संख्या 110 तक हम लोगों ने देख लिया था। धन विधेयक के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 112 जिसमें बजट की चर्चा की गई है। बजट देखिए हमारे संविधान में वैसे बजट की चर्चा नहीं की गई। इसमें बजट की जगह पर में लिखा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई। यहाँ बजट की चर्चा नहीं की गई। लेकिन पढ़ने के क्रम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पढ़ने या सुनने के क्रम में हम लोग जानते हैं कि बजट की चर्चा की गई है, बजट पेश हुआ है या बजट से संबंधित कोई बात करते हैं। तो यहाँ पर जो संविधान में लिखा गया है वो लिखा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। वैसे बजट का जो अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला। बजट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, चमड़े का थैला। तो देखिए बजट जो है राष्ट्रपति पेश करते हैं। बजट पेश करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास में है कि वह प्रत्येक वर्ष जो है बजट को लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे बजट को। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं ना करके किसी मंत्री के द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा या किसी भी मंत्री के द्वारा क्या कर सकते हैं, बजट को पेश करवा सकते हैं। बजट पेश करने का जो मुख्य अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री की सहायता से क्या करते हैं, लोकसभा में बजट को पेश करते हैं। देखिए बजट में क्या होता है, तो इसमें प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष जैसे 2024 में जो बजट पेश किया जाएगा या जो पेश किया गया है, तो उसमें क्या होता है, तो 2024 से 25 तक में जो विकासात्मक कार्य किए जाएंगे इसकी चर्चा इसमें क्या की जाती है कि विकासात्मक कार्य क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में इस बजट में चर्चा की जाती है। यह प्रत्येक वर्ष के जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, जो हिसाब होता है, एक तरह से जो पहले हम लोग तैयार करते हैं, विवरण तैयार करते हैं कि इस वर्ष हमारा जो है आय कितना होगा टैक्स के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से हमारा इनकम कितना होगा देश का, और पर इस वर्ष हमें खर्च कितना करना है, किस क्षेत्र में खर्च करना है, कहाँ कितना कितना खर्च करना है, ये सभी क्या होते हैं इसमें बताए जाते हैं बजट में। देखिए बजट जो है, बजट पेश करने से केवल बजट पेश कर दिए इससे सरकार को पैसा नहीं मिल जाता है। भारत की संचित निधि से पैसा ऐसे ही नहीं निकल जाता है कि हमने बजट पेश किया और पैसा हमें मिल जाएगा और हम अपना जिधर चाहे उधर कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बजट क्या होता है, केवल और केवल ये मंत्री का, यदि वित्त मंत्री पेश कर रहे हैं तो या राष्ट्रपति पेश कर रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं उनका केवल और केवल एक ये भाषण होता है। इसमें ये बताते हैं कि हमारा जो इस वर्ष का जो आय है कितना होगा, अनुमानित आय, अनुमान लगाते हैं कि इस वर्ष हमने इतना इनकम करना है और इस क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में या रेलवे के क्षेत्र में या सेना के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में हम कितना खर्च करेंगे। बस केवल और केवल बजट में क्या होता है, ये भाषण देते हैं। ये केवल और केवल वित्त मंत्री का एक भाषण होता है। बजट पेश करने से धन नहीं निकल जाता है, ठीक है। तो बजट जब पेश करेंगे, धन जब निकालना है तो उसके लिए प्राकलन करना पड़ेगा, प्राकलन विधेयक लाना पड़ेगा, उसके बाद विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होता है, धन निकलता है भारत के संचित निधि से। तो बजट के बाद प्राकलन बताना पड़ता है। प्राकलन क्या होता है, तो प्राकलन होता है सारा हिसाब किताब करके उनको दिखाना कि भाई हाँ इस क्षेत्र में जैसे सड़क बनाने के लिए हमें चाहिए 700 करोड़ रुपया की आवश्यकता है सरकार को, तो 700 करोड़ रुपया दिखाएंगे ना कि हाँ किस क्षेत्र में किस जगहों पर कितना खर्च होगा। तो ये क्या करेंगे, प्राकलन में क्या होता है, एक हिसाब बना करके, हिसाब तैयार करके वो क्या करते हैं, संसद में प्रस्तुत करते हैं कि हमारा जो अनुमानित आय है, अब मान लीजिए बजट पेश किए, बजट में 1200 करोड़ का हम क्या कर लिए, बजट पेश किए, इसमें हमें खर्च हमने दिखाया 1200 करोड़ खर्च दिखाया। तो 1200 केवल और केवल खर्च दिखाने से नहीं होगा, किस क्षेत्र में हम कितना कितना खर्च कर रहे हैं। तो मान लीजिए सड़क के क्षेत्र में 700 करोड़ सड़क में, 200 करोड़ सेना को, 200 करोड़ शिक्षा में, इस तरह से क्या होगा, हर अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग बनेगा। तो सबका क्या करना होगा, प्राकलन दिखाना होगा कि हाँ सड़क में हमने, सड़क परिवहन के लिए हमने 700 करोड़ का हिसाब लगाया है, तो कहाँ कहाँ 700 करोड़ खर्च करना है। ये सारी बातें कहाँ दिखाई जाएंगी, तो प्राकलन में दिखाई जाएगी। ये सभी बातें कहाँ दिखाई जाएगी, तो प्राकलन में दिखाई जाएगी। जब प्राकलन दिखा दिए उसके बाद क्या होगा, तब धन निकालने की बारी आएगी
जो पैसा निकलेगा तब तो आगे हम कार्य शुरू करेंगे। तो जब पैसा निकालना होगा तो इसके लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता होगी। इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? विनियोग विधेयक की। विनियोग विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। संसद में जब विनियोग विधेयक पास होगा तब जाकर के क्या होगा, सरकार अपने संचित निधि से संसद क्या करेगी, पैसा देगी। जो सरकार है उसे पैसा मिलेगा, तब वो क्या करेंगे, अपने कार्य को करेंगे जो उन्होंने दिखाया है। तो पहले बजट केवल प्रस्तुत करने मात्र से धन नहीं निकल जाता है, उसके लिए क्या करना होता है। अनुच्छेद 113 में दिया गया है कि प्राकलन पहले दर्शाना होगा कि कितना कहाँ खर्च होना है, ये सभी बातें दिखानी होगी। उसके बाद अनुच्छेद 114 कहता है कि विनियोग विधेयक जब तक नहीं पास होगा तब तक धन नहीं निकाला जा सकता है भारत की संचित निधि से। तो धन निकालने के लिए क्या करना होगा, तो विनियोग विधेयक लाना होगा। ठीक है, अब जब विनियोग विधेयक लाए, जो धन निकल गया, ठीक है, मान लीजिए पैसा जो हमें चाहिए थी, हमने धन निकाला। धन निकालने के बाद हमने कार्य शुरू किया। अब ऐसा तो है नहीं कि कार्य जो है 6 महीने में ही या 2 महीने में या 1 साल में ही क्या होगा वो कार्य पूरा हो जाए। अब मान लीजिए सड़क बनाने का जो कार्य शुरू हुआ या पुल बनाने का कार्य शुरू हुआ तो 10-10 साल तक कार्य चलते रहता है। 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में क्या होता है, सड़क बन के तैयार होता है, पुल बन के तैयार होता है। तो जब अभी तो हमने 2024 में, मान लीजिए 2024 में हमने अनुमान लगाया 700 करोड़ का, हमने 2024 में अनुमान लगाया 700 करोड़ का, लेकिन पुल बनते बनते 2029 आ गया। पुल बनते बनते 2029 आ गया। अब 2000 अभी के अनुसार हमने क्या किया, अभी की जो स्थिति है सीमेंट का, रॉड का जो कीमत होगा उसके अनुसार हमने बिल तैयार किया था। लेकिन 2029 आते आते क्या हुई, महंगाई बढ़ने के कारण क्या हो जाती है, ये 700 करोड़ में वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है। इसके लिए कुछ और धन की आवश्यकता होती है, कुछ और पैसे की आवश्यकता होती है सरकार को। तो और पैसा आएगा कहाँ से आप, तो इसके लिए क्या है, तो अनुच्छेद 115 में कहा गया है कि अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान, इसके माध्यम से हम जो शेष राशि है, जो जितनी की आवश्यकता है, जितना घट रहा है उतना हम संसद से क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे। निकाल करके हम आगे का कार्य क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी धन की कमी हो जाती है, यानी किसी क्षेत्र में जब पैसे की कमी हो गई, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो अनुच्छेद 115 के तहत अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है सरकार, संसद से। अब देखिए यहाँ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए 2024 में अभी जिसकी सरकार है उसने बिल पास किया, 700 करोड़ रुपया निकाला और पुल बनाने का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन 2030 में 2029 में क्या हुआ कि सरकार चेंज हो गई, सरकार चेंज हो गई, दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। अब अभी धन की आवश्यकता है, अनुपूरक अनुदान की हम मांग करेंगे। जब अनुपूरक अनुदान की मांग करेंगे तो हो सकता है कि वर्तमान में जिसकी सरकार है वो इसको क्या कर दे, इसको पास ना होने दे। जब ये पास नहीं होगा तो इसी कारण क्या होता है, बहुत सारे काम देखते होंगे आप लोग, बहुत लंबे समय से चल रहा है, वह कभी खत्म ही नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा पुल है, बहुत सारे ऐसे सड़क हैं जो बनना तो शुरू हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, उसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा होता है, तो अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान पास न होने के कारण। जब महंगाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि आवश्यकता, धन की आवश्यकता जो 700 करोड़ का था वो हो सकता है 900 करोड़ का कम हो जाए। 200 करोड़ की जो आवश्यकता है तो वो अनुपूरक अनुदान से ही पूरा होगा, और नई जो पार्टी की सरकार आई है वो अनुपूरक अनुदान पास नहीं होने देगी। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, काम अटक हो जाता है, काम बंद हो जाता है, काम पूरा नहीं हो पाता है। तो अनुच्छेद 115 क्या कहता है, अनुपूरक अनुदान, अधिक आवश्यकता हो जाने पर आप जितने धन की आवश्यकता है उसे संसद से निकाल सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 कहता है लेखानुदान। लेखानुदान, ठीक है। अब ये लेखानुदान क्या है, तो देखिए जब कभी सरकार बजट पेश करती है तो बजट पेश करने के बाद प्राकलन करना होगा, विनियोग विधेयक पास करना होगा, तब जाके धन निकलेगा। लेकिन सरकार को काम जल्दी स्टार्ट करना है तो क्या करती है, तो लेखानुदान के माध्यम से सरकार संसद से कुछ एडवांस ले लेती है, कुछ पैसा
एडवांस। जब विनियोग विधेयक पास होगा तब जाके धन मिलेगा। अब जब तक विनियोग विधेयक नहीं पास होगा तब तक यदि हमें कार्य शुरू करना है तो क्या करेंगे, जैसे हम ही आप कहीं किसी के यहाँ काम करने जाते हैं तो कुछ एडवांस ले लेते हैं। उसी प्रकार सरकार क्या करती है, लेखानुदान के माध्यम से कुछ एडवांस सरकार संसद से ले लेती है, जिसके कारण कार्य को प्रारंभ जल्दी से जल्दी क्या किया जा सके, प्रारंभ किया जा सके। अब देखिए यहाँ क्या गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी लेखानुदान तो पास हो जाता है, लेखानुदान मिल गया, सरकार को एडवांस पैसा मिल गया है, वो कार्य शुरू कर दी, लेकिन विनियोग विधेयक ही नहीं पास हो पाता है। विनियोग विधेयक ही ना पास हो जाने के कारण क्या होता है, यहाँ भी काम रुक जाता है। जो काम शुरू हुआ था अब वो शुरू का शुरू, ये वो आगे खत्म होता ही नहीं है वो कार्य। तो किस स्थिति में जान देखते हैं कि कोई पुल बन रहा हो या कोई सड़क बन रहा हो या कोई कार्य हो रहा हो सरकार का, तो किस स्थिति में रुक जाता है, तो वो समझ रहे होंगे कि किस स्थिति में सरकार का कोई कार्य रुक जाता है। तो लेखानुदान क्या है, तो सरकार जब एडवांस पैसा निकालती है तो उसके लिए लेखानुदान का उपयोग करती है, अनुच्छेद 116 के तहत। ठीक है। अब देखिए बजट, इसके बाद क्या होता है कि बजट में कुछ कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। विपक्ष जो है कटौती प्रस्ताव लाती है। जब बजट पेश होता है तो विपक्ष क्या करती है, कटौती प्रस्ताव लाती है कि बजट की राशि बहुत अधिक है, खर्च बहुत अधिक है, इतना नहीं होना चाहिए। इस तरह से विपक्ष क्या करता है, कुछ कटौती प्रस्ताव लाता है। तो बजट की मांग को जब कम करने के लिए ये कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ये 3 तरह के होते हैं। कौन सा, तो पहला होता है नीतिगत कटौती, पहला आता है नीतिगत कटौती। इसमें क्या होता है, तो इसके तहत बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये बजट कार्य का काम का नहीं है, दूसरा नया बजट पेश किया जाए। ये बजट क्या है, काम का नहीं है, उस बजट को ही क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। और अनुदान के रूप में 1 रुपये की राशि सरकार को दी जाती है। अनुदान के रूप में 1 रुपये की राशि सरकार को दे दी जाती है नीतिगत कटौती में। उसके बाद दूसरा होता है अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती, इसमें क्या होता है, तो इसके द्वारा बजट के कुछ भाग को कम कर दिया जाता है, यानी किसी किसी क्षेत्र से क्या कर दिया जाता है, कुछ धन को कम कर दिया जाता है। बजट में जो बताया गया है, जो खर्च बताया गया है, उसे क्या कर दिया जाता है, कुछ कम कर दिया जाता है। और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें बजट पर असहमति जताते हुए या ये बजट जो है सही नहीं पेश हुआ है, लेकिन फिर भी जब इसे विपक्ष जो है समाप्त नहीं कर पाता, इस पर अपना कुछ नहीं चल पाता है, तो एक तरह से सांकेतिक कटौती की मांग करता है। और सांकेतिक कटौती में क्या होता है कि 100 रुपया काट लिया जाता है। 100 रुपया क्या किया जाता है, 100 रुपया काट लिया जाता है। जो बजट की जो राशि है उस राशि में से 100 रुपया काट लिया जाता है और बाकी शेष राशि सरकार को दे दी जाती है। तो 3 तरह की कटौती की जाती है कटौती प्रस्ताव में, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती या सांकेतिक कटौती, इसका उपयोग होता है। ये कौन लाता है, तो विपक्ष के द्वारा ये लाया जाता है। ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 112 क्या कर रहा है, बजट से संबंधित, बजट के बारे में बता रहा है। अनुच्छेद 113 क्या कर रहा है कि बजट को प्रस्तुत करने के बाद क्या करना होगा, प्राकलन दर्शाना होगा। उसके बाद अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के द्वारा धन को निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 115 अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान की मांग की जा सकती है जब धन की कमी हो जाए। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान, यानी कि विनियोग विधेयक पास होने से पूर्व जब किसी धन की, जब कार्य को प्रारंभ करने की आवश्यकता हो तो एडवांस के रूप में लेखानुदान के माध्यम से सरकार कुछ रुपया ले सकती है। ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है, तो ये प्रत्येक वर्ष नहीं लाया जाता है। ये बजट जो है ये तो प्रत्येक वर्ष आपको मालूम है, प्रत्येक वर्ष लाया जाता है और प्रत्येक वर्ष के आय और व्यय को इसमें दर्शाया जाता है। लेकिन अंतरिम बजट क्या है, तो अंतरिम बजट होता है कि चुनावी वर्ष में लाया जाने वाला बजट। जो चुनावी वर्ष में जो बजट पेश किया जाता है उसे कहते हैं अंतरिम बजट। चुनावी वर्ष में जो बजट पेश किया जाता है वह पूरे वर्ष का बजट नहीं होता है, वह कुछ महीनों का बजट होता है। इसमें 2-3 महीना, 4 महीना या 5 महीने का
उसमें बजट पेश किया जाता है, क्योंकि जब चुनाव के बाद हो सकता है कि नई पार्टी की सरकार हो, नए लोग आए तो वो अपने अनुसार बजट पेश करें। तो इसके लिए ये कब लाया जाता है, तो चुनावी वर्ष में, चुनावी वर्ष में, जैसे 2019 में लाया गया था, 2019 में लाया गया था, अभी 2024 में लाया गया, 2024 में, फिर 2029 में लाया जाएगा। तो चुनावी वर्ष में लाया जाता है। इसमें कुछ महीनों का ही इसमें आय व्यय का लेखा जोखा दर्शाया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर यही सरकार, ठीक है, चुनाव के बाद चुनाव समाप्त होने के बाद इसी पार्टी की सरकार बनी तो ये पुनः से अपना 1 वर्ष का बजट पेश करेगी, या कोई हो सकता है किसी दूसरे पार्टी की सरकार बन जाए तो इनके बजट से उनको तकलीफ हो कि वो चाहे कि पूरा नया बजट हम पेश करना चाहें। तो इसके लिए क्या होता है, चुनावी वर्ष में कुछ महीनों के लिए एक अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 116 तक हो गया। आगे अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, अनुच्छेद 117 क्या कहता है कि वित्त विधेयक, इसमें वित्त विधेयक की चर्चा है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की चर्चा है। तो देखिए, वित्त विधेयक क्या कहलाता है, तो आगामी वर्ष में, अगले साल आने वाले वर्ष में जो हमारा विकासात्मक जो कार्य हम करने वाले हैं उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, वित्त विधेयक में रखते हैं। जो आगामी वर्ष में हम लोग जो विकासात्मक कार्य करने वाले हैं वो सभी वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम लोग वित्त विधेयक कहते हैं। तो यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यह लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। इसी के विपरीत जब धन विधेयक की हम लोग बात करते हैं तो वो प्रथमतः लोकसभा में ही पहले लाया जाएगा, बाद में राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के पास उसके लिए मात्र 14 दिन की शक्तियां हैं कि 14 दिन में यदि वह लोकसभा को वापस कर देती है, सहमति दे देती है तो भी ठीक है, नहीं अगर सहमति 14 दिन से अधिक रोक लेती है तो भी राज्यसभा की उसमें। देखिए, अगला अनुच्छेद है, अगला है 120, अगला अनुच्छेद संख्या है 120। अनुच्छेद संख्या 120 क्या करता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब देखिए, संसद में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो या तो हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या अंग्रेजी दो भाषाओं का प्रयोग संसद में किया जा सकता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि यदि किसी सांसदों को, किसी सदस्य को, संसद के किसी भी सदस्य को यदि हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या अंग्रेजी बोलने में असुविधा हो रही है या हिंदी या अंग्रेजी बोलने में उन्हें परेशानी हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष से क्या कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए दे सकता है। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में बताया गया। उसके बाद है अनुच्छेद संख्या 121। अनुच्छेद संख्या 121 क्या कहता है कि संसद जो है वह न्यायालय के आचरण एवं कार्य प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकता है। संसद क्या करेगा, न्यायालय संसद जो है सो न्यायालय के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। न्यायालय के जजों के आचरण पर या उनके कार्य प्रणाली पर क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जजों पर ये क्या कर सकता है, जजों पर महाभियोग लगा सकता है। जजों पर क्या कर सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया कर सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है संसद में। लेकिन उनके कार्य करने के तरीके, कार्य प्रणाली या संसद के जजों के आचरण या व्यवहार, इन सभी चीजों पर में संसद में क्या होगी, किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती है। उसके बाद है अनुच्छेद संख्या 122। 122 क्या कहता है कि
न्यायालय, जिस तरह संसद न्यायालय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसी प्रकार न्यायालय संसद के किसी भी कार्य पर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। न्यायालय संसद की किसी भी कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है, किसी भी इनके आचरण, संसदों के आचरण पर या उनमें की जाने वाले कार्य पर किसी भी प्रकार पर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी प्रकार का जांच नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन यदि कोई विधेयक यदि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये असंवैधानिक है तो वो क्या करेगा, तो वो यहाँ पर में उस पर रोक लगा सकता है कि उसको असंवैधानिक करार दे सकता है, उस विधेयक को समाप्त कर सकता है। किस आधार पर, तो यह असंवैधानिक है। जैसे संसद ने एक बिल पास किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति की प्रणाली है वो कॉलेजियम प्रणाली है। कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा जो उसमें कुछ 5 वरिष्ठ जज होते हैं जिनके द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे चुना जाता है। लेकिन संसद ने क्या किया था कि कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का प्रयास किया था। इस पर एक बिल लाया था कि उसमें 2 सदस्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक मंत्री होगा, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री होगा। इसने क्या किया था, बदलने का प्रयास किया था। तो न्यायालय ने उसमें क्या किया कि नहीं, जो ये असंवैधानिक है उस विधेयक को असंवैधानिक करार दे करके उस विधेयक को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। तो किसी भी विधेयक को ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसकी जांच न्यायालय कर सकता है, ठीक है। लेकिन सांसद के बीच जो कार्यवाही चल रही है, कार्य चल रही है, उनके सांसदों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी जांच नहीं कर सकती है। कौन, तो न्यायालय। उसके बाद है अनुच्छेद संख्या 123। 123 में कहता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अच्छा, अध्यादेश होता क्या है कि देखिए, जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो और उस समय किसी कानून की आवश्यकता हो, किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, एक अध्यादेश के द्वारा उस कानून को लागू करता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, उस कानून को एक अध्यादेश के द्वारा लागू करता है। जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो तब उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा किसी कानून को लागू करता है। अब ये जो कानून लागू करता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जब लागू करेगा तो इसकी जो अवधि है ये 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। ये 6 माह की ही अवधि तक के लिए है, 6 महीने तक, ठीक है। राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करेंगे तो ये 6 महीने तक की वैलिड रहेगा, 6 महीने तक ही ये कार्य में रहेगा। 6 महीने से अधिक यदि इसको करना है, 6 महीने के बाद भी इसको चालू रखना है, इस बात को, इस कानून को, तो क्या करना होगा कि संसद द्वारा इसे पास करना होगा। संसद में क्या करना होगा, इसे पास करना होगा। संसद में यदि पास कर दिया जाता है तभी ये 6 माह से अधिक तक रहेगा, और नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया वह 6 माह के भीतर समाप्त हो जाएगा। 6 माह तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 6 माह में यदि संसद के द्वारा पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया, तो ये जब तक संसद चाहे तब तक इसे लागू करके रख सकती है इस कानून को, और यदि संसद ने पास नहीं किया तो 6 माह में ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। या राष्ट्रपति कभी भी इसे वापस भी ले सकता है, 6 माह से पूर्व भी राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है उसे क्या कर सकता है, वापस भी ले सकता है उस अध्यादेश को, ठीक है। तो ये अनुच्छेद संख्या 123 तक था। अब इसके आगे है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आपके लिए इसी तरह और प्रतिदिन वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।